हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एनएसएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वाला वीडियो 2025-26 सिलेबस के हिसाब से है। जिनका एनएसएस में फर्स्ट ईयर है, जिनका एनएसएस में फर्स्ट ईयर है, ये उनके लिए है। ये इसका सिलेबस उसके हिसाब से है और इसकी प्रिंटिंग 2006 में हुई थी। तो इसमें हम बात देखेंगे आज का सिलेबस, जिसकी शुरुआत होती है इंडेक्स से। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आखिर जो एनएसएस है उसमें है क्या क्या। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है। फिर बात आती है कि एनएसएस में कौन कौन से प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ हैं जो आपको कॉलेज और ऑन द ग्राउंड में कराए जाते हैं। इसमें उनके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वो सब आते हैं। उसके बाद आती है स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम के अंदर। स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम में कुछ स्पेशल टाइप के लोग होते हैं, जिनके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। यानी वीडियो नंबर जो 3 आएगा उसके अंदर इसके बारे में बात की जाएगी। उसके अंदर स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम, प्लानिंग और प्रिपरेशन की कैसे उसकी तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए जो खर्चा आएगा उसको कैसे करना है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एनएसएस के प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे किया जाएगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना है, कि कैसे नेशनल लेवल तक पहुंचेंगे, तो कैसे बच्चों को सिखाना है स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेट लेवल एट लेवल 2। इसके बारे में बताएंगे कि ये लेवल 2 क्या होता है। अभी शॉर्ट में समझ लो तो लेवल 2 यानी दूसरी स्टेज है, जिसके अंदर कई सारे स्टेट्सों के बच्चों को भी जोड़ा गया है। उसके बाद एक कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर एनएसएस एडवाइजरी कमिटीज़ आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज़। प्लानिंग में स्टेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे प्लानिंग कैसे की जाती है। उसके बाद इन तीनों का सार मिलेगा आपको एनएसएस प्रोग्राम्स के अंदर, इसके अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसएस प्रोग्राम्स, कि यहाँ पे एनएसएस इंस्टीट्यूशन लेवल पे और उसके जो प्रोग्राम के ऑफिसर हैं और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, इनको चुना कैसे जाता है और उसको आखिर में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है स्टेट और यूनिवर्सिटी पे और लेवल 2 काउंसिल लेवल पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, रिसर्च एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे स्पेस आना था, आया नहीं इसमें। उसके अंदर ट्रेनिंग समझेंगे, इसके की फीचर्स समझेंगे, प्रोग्राम ऑफिसर कौन कौन से होते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या हमारा एवोल्यूशन होता है और इससे क्या पब्लिकेशन और रिसर्च, जो अपन रिसर्च करेंगे उसकी कैसी पब्लिकेशन होगी। यहाँ पर ऐसे एनएसएस में आपको ग्राउंड लेवल पर पहुँचाया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर आप जाके उनका डाटा लेंगे, डाटा के बाद उस डाटा को पब्लिश किया जाएगा एनएसएस सेंटर पर। वही सब इसमें पढ़ते हैं। और जब बच्चों को ग्राउंड लेवल पे ले जाया जाता है तब उस टाइम पर उनके क्या क्या फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं यूनिवर्सिटी पे, और उसको खर्च आखिर कैसे करना है स्कूल और कॉलेज पे। अभी आप लोग कॉलेज पे है तो आप लोगों को कॉलेज का ही पढ़ना है, लेकिन स्कूल का भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता पेपर में क्या पूछ लें। उसके बाद अपन आखिरी में पढ़ते हैं चैप्टर 4 में, कि अपन अकाउंट्स को आखिर में रखते कैसे हैं। तो चलिए फिर आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम, फिलॉसफी ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। आखिर ये सब होता क्या है, आखिर नेशनल सर्विस स्कीम आखिर है क्या क्या, एनएसएस की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो दोस्तों एनएसएस की शुरुआत हुई है महात्मा गांधी जी के टाइम से। जब महात्मा गांधी थे तब उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट ड्यूटी होनी चाहिए स्टूडेंट की, वह लग्जरी के लिए नहीं होनी चाहिए, वही होनी चाहिए कि कैसे वो देश और राष्ट्र के लिए अपने आप को सर्विस कर सकते हैं, कि कैसे वो जनता के लिए खुद को समर्पण कर सकते हैं। देश के लिए बच्चे क्या करें कि उनका विकास हो। और जो कुछ पॉजिटिव वो किया जा सकता था वह कि विलेजर्स की हम मदद करें और उनको एक अच्छा सामान के अपन मुआवजा करवाएं, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे होते हैं गांव के लोगों में से। खासकर इंडिया जैसे देश में यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है गांव में। वो जो एग्रीकल्चर करते हैं उनका मेन सोर्स एग्रीकल्चर होता है। तो उसके लिए हम पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे, यानी आप लोग जाओगे एनएसएस वाले, इसके जो कैंप लगेंगे वहाँ पे जाओगे आप लोग। उसके बाद फिर गाँव वालों की मदद करोगे, उनकी इनकम बढ़वाओगे, उनको बताओगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। आप अपने अपने फील्ड में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कोई पॉलिसी में जाएगा, कोई रूरल डेवलपमेंट में जाएगा, कोई एग्रीकल्चर में, यानी सबको अपने अपने विभाग दिए जाएंगे बच्चों को, तो उसके हिसाब से उनको काम करना है।
तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से इसकी शुरुआत होती है, जब सोशल सर्विस के लिए ज़रूरत पड़ी थी कि समाज के लिए आखिर काम कौन करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन समाज के लिए आखिर कौन करेगा। नेता लोग तो मोस्टली नेता पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसके लिए हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि पढ़े लिखे हों। यहाँ पे एजुकेटेड मैन पावर चाहिए। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसके डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, उनने कहा था कि हमको एनएसएस जैसी एक सर्विस की होनी चाहिए, जो कि हमारे उनको गांव वालों को और शहर से जोड़ेंगे, जो कि कैंपस और कम्युनिटी को जोड़ के रखेंगे। तो उसकी शुरुआत होती है फिर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। आप लोगों ने अगर 12th में पॉलिटी ली होगी तो आपको पता होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था। उसके तहत 1952 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने चीफ मिनिस्टर्स को नोटिस दिया था कि सर्विस होनी चाहिए, और इसकी सर्विस जो होती है ना, वो 9 महीने की होती है। एनएसएस की 9 मंथ्स 9 मंथ्स की इसकी सर्विस होती है, जो कि उनको कराई जाती है बच्चों को। वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। किस में? जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर इसकी शुरुआत कराई जा चुकी थी 1952 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एनएसएस सबसे पहले बनाई गई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सीडी देशमुख थे। अगस्त 1959 में इनको चुना गया था। उसके बाद फिर प्रोफेसर केजी सैदान ने इसके बारे में पढ़ा कि नेशनल सर्विस में क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या देना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट फिर दी थी जवाहरलाल नेहरू को। तो उस रिपोर्ट का नाम उन्होंने रखा था नेशनल सर्विस फॉर द यूथ। यूथ के लिए नेशनल सर्विस के लिए उन्होंने चीज़ रखी थी। तो एजुकेशन कमीशन थे, जो कि डॉक्टर डीएस कोठारी के अंडर में थे। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक सोशल सर्विस हो जिसके अंदर एनसीसी वाले भी जुड़े हों, यानी गांव में अकेले एनएसएस वाले नहीं आएंगे, एनसीसी वालों का भी उसमें रोल रहता है। उसको ही फिर उन्होंने एनसीसी में से ही एक और फॉर्म निकाला, जिसको कहते हैं नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में एनएसएस कहते हैं, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट है। और इसी के साथ साथ एनसीसी बना, एनएसएस बना, एक और ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ। इसको अपन कहते हैं एनएसओ, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो गेम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के कमीशन के द्वारा इसको लाया गया कि हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, कि हम अर्बन स्टूडेंट्स को रूरल लाइफ के बारे में सिखाएंगे। ये शहर के बच्चों को गाँव को ले जाके, या इसमें अर्बन स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ पर अर्बन कैंप्स भी लगते हैं, कि जैसे अर्बन स्लम्स में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राइटिंग बड़ी ख़राब है। अर्बन स्लम्स में भी यहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपका सिटी होता है वो शहर गाँव से काफ़ी दूर हो सकता है। तो उस वजह से अगर आपके शहर में कहीं पे झोपड़ी वगैरह उस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी इसका काम किया जाता है। अब अपन बात आ चलते हैं आगे को। तो आगे हम देखते हैं कि जब फोर्थ 5 ईयर प्लान था, उसमें 5 करोड़ का एनएसएस के लिए कमीशन ने बजट बनाया था, कि 5 करोड़ रुपयों का हम बजट बनाते हैं ताकि वो पूरे देश में आगे उपयोग में आ सके। तो फिर से आगे आते हैं 1969 में ही एनएसएस प्रोग्राम को 37 यूनिवर्सिटीज़ में लागू कर दिया गया था। और जो +2 था उसके अंदर कई सारे स्टेट्स और आ गए थे, जिसके बारे में हम अपन आगे बात करेंगे। तो अब इसके बारे में अपन जानते हैं कि कुछ खर्चे वगैरह जो होते हैं, तो उसका खर्चा होता है 120 रुपये का पर एनएसएस स्टूडेंट, यानी एक साल में एक एनएसएस के स्टूडेंट के ऊपर 120 रुपये का खर्चा किया जाता है, जिसके तहत जिसका जो रेशियो होता है वो होता है 7.5 रेशियो। 7:5 होता है उसका। 70 रुपये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 70 रुपये होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 50 रुपये होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। जो 5 करोड़ थे वही 5 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 7% में।
तो जितने बच्चे होंगे जिस हिसाब से, और फिर कोशिश की जाती है कि इनमें से जितने 120 रुपये होते हैं जो आपको कैंप्स के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, जो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलते हैं, इस 120 रुपये में आपका खर्चा निकाला जाता है बस। जो 5 करोड़ रुपये स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, कहाँ गए, ये 5 करोड़, तो इसके रिस्पॉन्स में आते हैं 40,000 बच्चे। 1969 में 40,000 बच्चे इसमें जुड़ते हैं। उसके बाद 6th 7th 8th 5 ईयर प्लान के अंडर में इतने सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, ईयर बढ़ता जा रहा था, उसी प्रकार बच्चे भी बढ़ते जा रहे थे। 1980-81 में 4.7, फिर 4 लाख, 5, 6, 7, 8, फिर 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, और आखिरी में आते आते यहाँ पे 13 लाख संख्या पहुँच चुकी है एनएसएस बच्चों की 1998 में। अब इसमें पता नहीं 2006 में पब्लिश हुई है, तो इसमें ज़्यादा पुराना डाटा है। लेटेस्ट में कितने हैं वो आप लोग करके गूगल कर लेना। अब एनएसएस के तहत आपको क्या क्या करना पड़ता है, फसल कितनी ख़राब हो गई थी उससे कैसे लड़ना है, डर्ट एंड डिसीज़, धूल मिट्टी से होने वाली गंदगी, और कैसे हम वहाँ के युवाओं को बताएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होना है, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन अच्छे अच्छे बताएंगे कि कैसे कैसे घर बनाए जा सकते हैं, या कैसे अपने फार्म बनाए जा सकते हैं, कैसे बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं, या कैसे फार्म हाउस बनाते हैं, कैसे फैंसेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का सही उपयोग, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ की लिटरेसी को भी बढ़ाना होता है आखिरी में गाँव के। तो फिर आगे बात करते हैं हम इसमें कि नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मोनी के बारे में बात की जाती है इसमें, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसके बाद अगली इसमें जो चीज़ की जाती है वो होती है यूनिवर्सिटी टॉक एड्स की। नहीं, और अकेले एड्स की नहीं, इसमें और भी बीमारियाँ आती हैं, और इसी के साथ साथ हमको ये भी सिखाया जाता है कि हमको ऑर्फेन्स की कैसे मदद करनी है, हैंडीकैप लोगों की कैसे मदद करनी है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की कैसे मदद करनी है, इसमें हमको मेडिकल की सेवाएं कैसे करनी है, सर्विस कैसे करना है, मेडिकल सेंटर्स में कैसे करना है, सैनिटेशन और ड्राइव्स कैसे करना है, एडल्ट की एजुकेशन कैसे होनी है, सैनिटेशन ही नहीं, साफ़ सफाई वगैरह कैसे करना है, ब्लड कैंप्स लगाएंगे, ब्लड डोनेशन होगा उसमें, उसमें हमको डॉक्टरों की मदद करनी है, नर्सेस की मदद करनी है, साफ़ सफाई उनको सिखाना है, सर्विस करना है उनके कि कैसा एजुकेशन है, कैसी वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, कितने लोग वहाँ पे खुश हैं, कैसे क्या हैं, इन टाइप की सर्विस वहाँ पे की जाती हैं। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे इमरजेंसी के लड़ने के लिए भी सिखाया जाता है, जैसे कि साइक्लोन आ जाए, फ्लड्स आ जाए, फेमन आ जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, तो ये सब काम भी एनएसएस वालों को ही करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसका एक्सपेंशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जब उसका शुरुआत की गई थी तब इसके अंदर हमने गोल रखा था कि हम जो होंगे ना वो 10% की ग्रोथ रेट करेंगे हर साल, 10% की ग्रोथ रेट करेंगे, और उनका काम होगा कि 20 लाख बच्चों को, कि जो 9th प्लान होगा उसके ख़त्म होते होते तक 20 लाख बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे। 1998 में इसमें तकरीबन 12 लाख बच्चे जुड़ गए थे, आखिरी में 13 लाख बच्चे 1998 के आते आते 13 लाख बच्चे इसमें जुड़ चुके थे। 10% का हर साल इसमें होना था। ये रही वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, एन एस एस एट स्टेज 2। एनएसएस स्टेज 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में, जो कि एक एक्सपेरिमेंट बेसिस के तहत हुआ था। जो कि एनएसएस हुआ था कहाँ पे, आप लोगों को सही नहीं दिख रहा होगा, ऐसे बता देता हूँ। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, यहाँ पे उनका फैला था। और साथ ही साथ 1992 में एसएसएस प्रोग्राम के तहत स्टेट्स ऑफ गुजरात में, केरला में, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी कवरिंग 1,60,000 बच्चों को इसमें जोड़ा जाता है। और जो कि पूरा कुल मिलाकर इन ओवर अपन देखें जो कि मोर देन 1.3 मिलियन हो रहा था, जो कि आखिरी में 1.3 मिलियन तक अपन पहुंच रहे थे। तो आप लोग जान चुके हो कि एनएसएस क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कैसी कैसी चीज़ें होती हैं।
अपन जानते हैं कि इसकी जो एनएसएस की जो पॉलिसी थी वो क्या थी। एनएसएस की जो पॉलिसी थी 1986 में उसको बनाया गया था। 1992 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, जो कि यूथ्स लोगों को मिली थी ताकि वो नेशनल और सोशल डेवलपमेंट में अपनी एजुकेशन के तहत, एजुकेशनल यानी कॉलेज और स्कूल के तरफ से अपन जाएंगे और वहाँ पे जाके चीज़ों को देखते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसके अंदर एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स आपके कॉलेज में भी होंगे, और नेशनल सर्विस वॉलंटियर्स जो कि एनएसएस में से ही चुने जाते हैं, इनको देखा जाता है। अपन बात करते हैं कि इसको अपन आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमको ज़रूरी चीज़ें होती हैं कुछ, कि इसके सबसे मेन फीचर्स होते हैं कि इसके जो टीचर्स होते हैं उनको अपन को सबसे पहले आगे करना होता है कि अपन आखिर में टीचर्स को रिकॉग्निशन कैसे देंगे। तो उसके लिए हम कुछ इंसेंटिव्स लेते हैं फॉलोइंग के लिए, जो कि ये रहे। इसमें सबसे पहले हम टीचर्स का कंट्रीब्यूशन लेंगे, एनएसएस के जो टीचर्स होते हैं। उसके बाद उनको स्पेशल काम दिए जाएंगे, उसके हिसाब से उनको तनख्वाह अपनी वही मिलती है जो उनके कॉलेज की रहती है। उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर स्टूडेंट्स विद आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स अंडर एनसीसी एंड एनएसएस, कि फिर इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एनसीसी और एनएसएस में। और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सब जान ही चुके हैं, इट इज़ नाउ रियलाइज दैट स्कीम इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि जो एनएसएस की जो स्टडी आप लोगों को कराई जाती है इससे क्या फ़ायदा होते हैं। इससे आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स की, और जो कैंप्स लगते हैं उसके अंदर आप लोग पूरे देश की सेवा के लिए भी अपने काम करते हैं। और इसी के साथ साथ जो सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है इसका भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, होता है उस पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारी पहला वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब इसका पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं एनएसएस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं लेवल 2 के कॉलेजों के, इन स्टूडेंट्स को कंट्री के किसमें विलेज और स्लम एरिया में जाकर इनको ले जाया जाता है, और जहाँ पर उनका काम होता है कि ज़रूरी चीज़ों को देखा जाए और वहाँ के प्रॉब्लम्स को समझाया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। अब अपन समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसएस के। एनएसएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कम्युनिटी को समझना, आप जिस गांव में जाएंगे वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे, अब आते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स इन रिलेशन टू देयर कम्युनिटी, कि वहाँ का जो कम्युनिटी, वहाँ का जो लोग रह रहे हैं, अपन उसको खुद से रिलेट करके यहाँ पे समझा जाता है। हम अपन तीसरे नंबर पे देखते हैं कि उनकी लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और हमारा काम होगा उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व करें। इसी के आप लोगों के नंबर मिलते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से सॉल्व किया है। और जब आप लोग उस चीज़ को सीख रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सोशल सेंस और सिविक सेंस की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई जाती है। वहाँ पे आप लोग खुद इस चीज़ों को समझते हैं, और आप लोग ही वहाँ पे जाकर उन लोगों को भी समझाएंगे कि भाई साहब गुटखा खा के रोड पे नहीं थूकना है, अच्छी चीज़ नहीं होती है। रोड गंदा होता है, आने जाने वाले लोगों के पैर गंदे होते हैं, टायर गंदे होते हैं, और हो सकता है अगर आप बस वगैरह से जा रहे हो तो नीचे थूके और नीचे से कोई बाइक वाला निकल रहा हो तो ची होती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जब आप लोग एनएसएस में जाएंगे, जब आप लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे, वहाँ के कम्युनिटी के बारे में, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे ना सिर्फ आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपकी इरेजर ना सिर्फ आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, इसी के साथ साथ आपका खुद का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छा होता है। इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी ग्रुप के लिए, आपको स्किल्स मिलेंगे, आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, और डेमोक्रेटिक आपका एटीट्यूड,
इसमें आपका बदला जाएगा। इसमें आपको कैपेसिटी दिखाई जाएगी कि काफ़ी कि जब इमरजेंसीज होती हैं तब उसमें कैसे काम करना है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उसमें कैसे काम करना है, और नेशनल इंटीग्रेशन और हारमोनी को जिंदा रखते हुए यहाँ पे एनएसएस को, यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं। 4-5 भी याद रख लेंगे तो बढ़िया है। अब इसके बाद आगे आता है कि इसका मोटो क्या होता है। इसका मोटो होता है नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं तो आप। आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम दिखाते हैं कि हम नहीं, हम जो भी काम करेंगे इट अंडरलाइज दैट द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे खुद का विकास नहीं करना है, हम यहाँ पे खुद का जो भी विकास करेंगे वो आखिरी में जाके सोशल वेलफेयर के लिए ही आएगा। यानी हम जो भी काम करते हैं वो हम खुद के लिए नहीं करेंगे, हमारा जितना भी काम जाएगा हमारे इसमें कोशिश होगी कि हमारा जो काम हुआ है वो किसी दूसरे के काम आ सके। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात आती है एनएसएस के सिंबल की। एनएसएस का सिंबल कैसा होता है, एनएसएस का जो सिंबल होता है उसको रथ व्हील से लिया गया कोणार्क सन टेम्पल से। उड़ीसा में सन टेम्पल है कोणार्क का, वहाँ से इसके सिंबल को लिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है इस एनएसएस के सिंबल का, आप लोग नेट पे जाके इसके सिंबल को सर्च कर लें। खैर आप लोग एनएसएस में हो तो आपको सिंबल तो पता ही होगा। एडिटिंग में मुझको थोड़ी दिक्कत आती है तो सिंबल एडिट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग नेट पे जाके सर्च कर लेना एनएसएस सिंबल, वैसे पता ही होगा आप लोगों को। उसका मतलब क्या होता है, एनएसएस का जो सिंबल होता है वो स्पेस और टाइम को दिखाता है, जिसके अंदर सन चैरियट का, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो अर्जुन था उसके पास जो रथ था वह वही सन चैरियट था जो यहाँ पे इसकी बात की गई है उड़ीसा में। मतलब वही नहीं, मतलब डिज़ाइन वही था, मान्यता भी वही दी जाती है उसको, इज्जत भी वही दी जाती है। इसके अंदर आप लोगों को एनएसएस के जो सिंबल है उसके अंदर आपको स्पाइक्स मिलेंगे, जो कि स्पाइक्स आपको दिखाते हैं, नहीं स्पाइक्स है नहीं, ये तीलियाँ जो कि दिखाती है कि आप 24 घंटे देश की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अब बात आती है एनएसएस के बैच की। एनएसएस बैच आप लोग तब लगाते हैं जब कोई आप कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है या कहीं पे कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पे आप लोगों को उस बैच को लगा के जाना होता है। उसी बैच में आप लोगों को एनएसएस का सिंबल भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो एनएसएस जो बैच होता है, देखो मैं वही बात कर रहा था, इसके अंदर 8 बार्स होते हैं। 8 बार्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार्स जो उसमें होते हैं ये आपको 24 घंटे दिखाते हैं कि आप देश के 24 घंटे के लिए होते हैं। और इसके अंदर जो रेड कलर का ब्लड होता है, रेड कलर का जो बैज होता है वही दिखाते हैं कि एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरे खून से भरे हुए हैं, उनके अंदर पूरा खून कूट कूट के भरा है। इस इस बैच को आप लोग एनएसएस डे के दिन भी पहनते हैं, और जब एनएसएस के सॉन्ग होते हैं तो उस दिन भी इसको पहना जाता है। अब बात करते हैं एनएसएस डे कब मनाया जाता है। तो एनएसएस डे मनाया जाता है 24 सितंबर को, ये इम्पोर्टेंट डेट है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। फादर ऑफ नेशन, बर्थ सैनिटरी ईयर, पता नहीं इसमें बर्थ सैनिटरी ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था। खैर जो भी है, 24 सितंबर को इसको मनाया जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। और इस दिन प्रोग्राम्स भी होते हैं और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब अपन आगे बात करते हैं एनएसएस सॉन्ग्स के बारे में कि आखिर एनएसएस के कौन से सॉन्ग हैं। तो जब सिल्वर जुबिली ईयर मनाया जाता है एनएसएस का, यानी 25वीं वर्षगांठ जो होती है, हर 25वें साल पे इसको गाने को कंपोज किया जाता है, बनाया अच्छे से, उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लोगों को याद कराया जाता है, उसको फिर गाया जाता है एनएसएस की प्रोग्राम और सेलिब्रेशन के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, बस काफ़ी आज के लिए काम करते हैं। अब अपन एक काम करेंगे, पार्ट 2 को अपन अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियोस में कुछ
डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूँगा आप लोगों को। इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को यहाँ पे आपने कवर किया है। अगर आप लोगों को बुक की PDF चाहिए तो वो वीडियोस के साथ ही चलती हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं काफ़ी आराम से और रुक रुक के पढ़ाता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है मुझको। पार्ट 2 होगा आपका अगली वीडियो में, जो कि मैं ये वीडियो अपलोड होने के दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आखिरी में अभी गए तो नहीं हो ना, ऑल दी बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे, तो अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।